अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। आज हमारा सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन का 8वां लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम क्रिटिकल सिस्टम को डिस्कस करेंगे कि क्रिटिकल सिस्टम के बारे में हम वैसे तो प्रीवियस लेक्चर में थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं कि क्रिटिकल सिस्टम्स होते क्या हैं। आज हम उनकी वैलिडेशन पर बात करेंगे कि क्रिटिकल सिस्टम की वैलिडेशन जो होती हैं वो हम उनको किस तरह से वैलिडेट करते होते हैं, उनमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जो हम परफॉर्म करते होते हैं, कौन कौन से जो है ना टेक्निक्स हैं हम उनको इस्तेमाल करते होते हैं। तो थोड़ा सा आज हम क्रिटिकल सिस्टम की वैलिडेशन को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं क्रिटिकल सिस्टम वैलिडेशन हम अप्लाई किस तरह कर सकते हैं। तो क्रिटिकल सिस्टम के अंदर बेसिकली जो हम देखते होते हैं वो देखते होते हैं कि रिलायबिलिटी क्या है, सेफ्टी, सिक्योरिटी और कंप्यूटर किसके लिए, कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम के लिए। क्योंकि जो कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम हमारे पास होते हैं हम उनके अंदर रिलायबिलिटी को जो है ना वैलिडेट कर रहे होते हैं, सेफ्टी को वैलिडेट कर रहे होते हैं, सिक्योरिटी को वैलिडेट कर रहे होते हैं, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में भी देखा था कि रिलायबिलिटी क्या होती है, सेफ्टी क्या होती है, सिक्योरिटी क्या होती है। तो आज हम थोड़ा सा इनको वैलिडेट करने की कुछ टेक्निक्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो वैलिडेशन पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो हमने रिलायबिलिटी वैलिडेशन में क्या देखते होते हैं कि डज द मेजर रिलायबिलिटी ऑफ द सिस्टम मीट इट्स स्पेसिफिकेशन, कि जो हम इनके रिलायबिलिटी मेजर्स हमने सेट किए हैं क्या वो स्पेसिफिकेशन को मीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इज द रिलायबिलिटी ऑफ द सिस्टम गुड इनफ टू सेटिस्फाइड यूजर, कि जो हमने रिलायबिलिटी मेजर सेट किए हैं, जो रिलायबिलिटी के हमने इनके एक चार्ट बनाया है कि ये चीज़ें हैं जिनकी बेस पर रिलायबिलिटी को हम मेजर करेंगे या रिलायबिलिटी को हम जज कर सकते हैं, क्या वो यूज़र को सेटिस्फाइड कर रही हैं या नहीं, इनके यूज़र सेटिस्फेक्शन उससे कंप्लीट होती है या नहीं होती है। अगर नहीं है, वो यूज़र उस चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं होता कि रिलायबिलिटी मेजर कंप्लीट करने के बावजूद भी यूज़र सेटिस्फाइड नहीं हो रहा, देन इट्स मीन कि उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो हम उसको फिर अगेन से जो है ना वैलिडेट करने के लिए कुछ न्यू टेक्निक्स यूज़ करेंगे, कुछ न्यू प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे। इसके अलावा सेफ्टी वैलिडेशन होती है। सेफ्टी वैलिडेशन के अंदर हम हमेशा ये देखते होते हैं कि अगर इन केस कोई एक्सीडेंट होता है तो क्या हमारा सिस्टम उस एक्सीडेंट से रिकवर करने की अहलियत रखता है या नहीं, या उस एक्सीडेंट के इफेक्ट्स को मिनिमाइज करने की अहलियत रखता है, काबिलियत रखता है या नहीं रखता। सो जब भी आप कोई सिस्टम डिज़ाइन करते होते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ देखी जाती होती है वो यही करते होते हैं कि अगर तो वो सिस्टम ऐसा है कि जिससे ह्यूमन की लाइफ को या किसी भी बिजनेस को कोई इफेक्ट पहुंचता है, कोई डैमेज पहुंच सकता है अगर वो सिस्टम फेल होता है उस केस में, तो देन हम क्या करते होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यही चीज़ इंश्योर करते होते हैं कि वो सेफ रहे, वो उससे ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान ना हो, नुकसान कम से कम हो। और जो है ना अगर इन केस का एक्सीडेंट होता है तो उसके अंदर खुद इतनी अहलियत, इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि वो सिस्टम जो है ना उस एक्सीडेंट को फेस कर सके, उस एक्सीडेंट को हैंडल कर सके। अभी हम आगे इसकी एक एग्जांपल भी जो है ना गैस रेलेवेंट गैस सिस्टम पे इसी वो एक एग्जांपल भी देखेंगे और उसके थ्रू भी इसको अंडरस्टैंड करेंगे मजीद। आपको वहाँ पर मजीद ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इसका हम पर्पस क्या है और किस तरह से हम इसको जो है ना वैलिडेट करते होते हैं। उसके बाद सिक्योरिटी वैलिडेशन, ऑब्वियस ही बात है कि अगर आपके सिस्टम पर किसी भी किस्म का कोई एक्सटर्नल अटैक होता है तो क्या आपका सिस्टम जो है ना उस एक्सटर्नल अटैक हो रहा है उस अटैक को जो है ना प्रिवेंट कर सकता है या नहीं कर सकता। तो ये भी क्या है, हम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो है ना अपने सिस्टम, जब भी आप कोई सिस्टम डिज़ाइन करते होते हैं तो उसके अंदर हम ये चीज़ ज़रूर जो है ना मद्देनज़र रखते होते हैं, उसको लाजमी तौर पर जो है ना उस हिसाब से प्लान करते होते हैं, डिज़ाइन करते होते हैं। देन उसके बाद वैलिडेशन टेक्निक की बात करें तो बेसिक हमारे पास 3 किस्म की टेक्निक होती हैं। एक होती है स्टैटिक टेक्निक, दूसरी डायनामिक, तीसरी प्रोसेस वैलिडेशन। तो 3 किस्म की हम वैलिडेशन परफॉर्म करते होते हैं। कोई भी सिस्टम हो उसके ऊपर जो बेसिक हम वैलिडेशन परफॉर्म करते हैं वो 3 किस्म की होती हैं। एक होती है स्टैटिक टेक्निक। स्टैटिक में हम क्या करते होते हैं कि जो डिज़ाइन रिव्यूज़ क्रिएट करते होते हैं, प्रोग्राम को इंस्पेक्ट करते होते हैं, उसके अलावा मैथमेटिकल आर्गूमेंट्स एंड प्रूफ्स जो है ना उनको हम डिज़ाइन करते होते हैं और फर्दर उन पर डॉक्यूमेंटेशन करते होते हैं। इनका भी अगली स्लाइड में हम जो है ना डिटेल में भी देखते हैं कि ये क्या होते हैं। उसके बाद डायनामिक टेक्निक होती है। स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग जितनी भी होती हैं हम वो इसी में परफॉर्म करते हैं, डायनामिक टेक्निक में परफॉर्म करते होते हैं। उसके अलावा सिनेरियो बेस्ड टेस्टिंग करते होते हैं और रन टाइम चेकिंग करते होते हैं। अब स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग क्या होती है हमारे पास? स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग से मुराद ये होता है कि हमारा सिस्टम अगर वहाँ पर उसके अंदर किसी भी किस्म का कोई स्टैटिस्टिकल एनालिसिस परफॉर्म हो रहा है, किसी किस्म की ट्रेड हो रही है, ट्रेड को वो मैनेज कर रहा है, तो देन क्या करेंगे, हम स्टैटिस्टिकली उसको जो है ना पहले चेक करेंगे क्या वो जो उससे स्टैट्स हमें मिल रहे हैं, जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं वो ठीक हैं या नहीं है। अगर तो नहीं है, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है, तो देन हम फर्स्ट ऑफ ऑल उसको रिजॉल्व करते हैं और उसको ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट बनाने की कोशिश करते होते हैं। उसके अलावा जो सिनेरियो बेस्ड टेस्टिंग होती है
ये डिपेंड करता है सिस्टम टू सिस्टम, ये वैरी करता है। कुछ सिस्टम पे हम ये अप्लाई करते होते हैं, कुछ सिस्टम्स पर ये अप्लाई नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर एक एरोप्लेन की एग्जांपल लें या रेलवे स्टेशन की एग्जांपल लें, अगर आप एक रेलवे के लिए सिग्नल जो है ना ट्रैकिंग सिस्टम बना रहे हैं कि जिसके अंदर क्या करे, वो रेल गाड़ी को डिटेक्ट करे और रेल गाड़ी को डिटेक्ट करने के बाद वो जो है ना खुद ब खुद ये चीज़ जो है ना सिग्नल का डिसीजन करे कि कौन सा सिग्नल इस वक्त ऑन करना है, कौन सा सिग्नल ऑफ करना है, किस गाड़ी को जाने के लिए रास्ता देना है, किस गाड़ी को जाने के लिए रास्ता नहीं देना। तो अब ये देखें इस सिस्टम में क्या है कि आपको डिफरेंट सिनेरियोज पास करने होंगे सिस्टम के अंदर, कि आप डिफरेंट सिनेरियो देंगे कि सडनली अगर एट अ टाइम एक ही ट्रैक पर 2 से 3 गाड़ियां आ जाती हैं, एक ही ट्रैक पर 2 गाड़ियां आने के लिए इस वक्त तैयार हैं, तो अब आपको पहले रास्ता देना है, तो आप किसको रास्ता देंगे? तो या आप अगर सिग्नल खुदा ना खास्ता सिग्नल दोनों को जो है ना वो ग्रीन दिखाई देता है और दोनों के लिए सिग्नल ग्रीन रहता है, तो उसमें उस केस में क्या वो खुदा ना खास्ता हादसा हो जाएगा। जब दोनों गाड़ियां आपस में क्लैश कर देंगी तो उससे जानी नुकसान भी बहुत ज़्यादा हो सकता है और फाइनेंशियली रेलवे को भी बहुत ज़्यादा लॉस होगा। तो ये सिनेरियो बेस्ड टेस्टिंग हम इस तरह से परफॉर्म करते हैं। रन टाइम चेकिंग बेसिकली यही होती है, यह रन टाइम चेकिंग भी है एक तरह से कि जब एक चीज सॉफ्टवेयर चल रहा है, इंप्लीमेंट करते हैं हम, तो हम उसको उस वक्त भी प्रॉपरली इनके लॉन्च करने से पहले हम उसको डिफरेंट टाइम्स पर उसको डिफरेंट वे से रन टाइम चेक करते हैं। इनके टेस्टिंग के लिए डिफरेंट रेलगाड़ीज के इंजन जो है ना मूव करवाएंगे प्रैक्टिकली, तो प्रैक्टिकली मूव करवा कर हम उसमें देखते हैं, रन टाइम पे चेक करते हैं कि क्या ये बिल्कुल सही काम कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि आप जो सिस्टम डिज़ाइन करते होते हैं उसके ऊपर आपका सॉफ्टवेयर बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा होता है, लेकिन जब उसको रियल टाइम एनवायरनमेंट में उसको इंप्लीमेंट करते हैं तो वहाँ पर कुछ ना कुछ उसमें बग्स आ जाते हैं। उसकी जो फंक्शनैलिटी होती है वो थोड़ी सी समटाइम चेंज होती है। उसकी रीज़न होती है कि उसके बनाने में कहीं ना कहीं कोई फॉल्ट रह जाता है जो कि सिस्टम पर जो है डिटेक्ट नहीं हो पाता और देन वो बाद में जो है ना रियल टाइम सिनेरियो में आपके सामने आ जाता है। तो हम रियल टाइम टेस्टिंग भी परफॉर्म करते होते हैं, रन टाइम पे चेकिंग कर लेते हैं उसके थ्रू। इसके अलावा प्रोसेस वैलिडेशन होती है। प्रोसेस वैलिडेशन बेसिकली हमारे पास जो भी हम प्रोसेस क्रिएट करते हैं, जो भी प्रोसेस परफॉर्म हो रहा होता है उसके अंदर एरर्स को चेक करते होते हैं कि जो एरर्स हैं वो किस हद तक हैं, देन उसको हम फिर कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश करते हैं, उसको हम रिजॉल्व करने की कोशिश करते होते हैं और सिस्टम की डिपेंडेबिलिटी को हम जो है ना वो जो है ना इंश्योर बनाने की कोशिश करते हैं कि अगर एक ही पर्सन जो सिस्टम को इस्तेमाल कर रहा है तो वो उस पर डिपेंड कर सके, मीन्स उस पर ट्रस्ट कर सके, तो हम उसको उसके लिए इंश्योर करने की कोशिश करते होते हैं। स्टैटिक वैलिडेशन टेक्निक की अगर हम बात करें तो इसमें हम क्या करते हैं, जो हमने फर्स्ट ये देखें यहाँ पर हमने भी फर्स्ट जो डिस्कस किए हैं इनको अगर हम डिटेल में देखें तो ये क्या होती हैं, बाकी मैंने आपको डिटेल में बता दी है, इसको हम जो है ना अलग से सेपरेटली थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। Static validation is concerned with analysis of the system documentation, requirement, design, code, testing, test data। तो बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट्स को, डिज़ाइन को, कोड को और टेस्ट डेटा को जो है ना हम चेक करते होते हैं, स्टैटिस्टिकली उसको वैलिडेट करने की कोशिश करते होते हैं कि क्या वो जो रिजल्ट्स दे रहा है वो सही दे रहा है या नहीं दे रहा, डिज़ाइन बिल्कुल ठीक है या नहीं है, कोड में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स थी वो मीटअप हो रही हैं या नहीं हो रही। इसका दूसरा कंसर्न क्या होता है, फाइंडिंग एरर्स, कि इसके अंदर हम क्या करते होते हैं, एरर्स को फाइंड आउट करते होते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं पोटेंशियल प्रॉब्लम्स को कि सिस्टम के अंदर किस किस्म के पोटेंशियल प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करते होते हैं जो एक सिस्टम के इस्तेमाल के दौरान जो है ना अराइज हो सकते हैं, तो उसको हम मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा उसके लिए हम जो भी फिर मैथमेटिकल प्रूफ्स या स्ट्रक्चरल आर्गूमेंट्स जो डिज़ाइन करते होते हैं हम उनको डॉक्यूमेंट भी करते होते हैं और वो डॉक्यूमेंट जो है ना देन फर्दर हम जो है ना शेयर भी कर देते होते हैं डिफरेंट टीम्स के साथ ताकि वो मजीद उसमें जो है ना फर्दर फिर इन्हेंसमेंट कर सकें। उसके अलावा स्टैटिक टेक्निक्स फॉर सेफ्टी वैलिडेशन की अगर हम बात करेंगे, सेफ्टी के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने देखा था ना कि हम प्रोसेस की वैलिडेशन कर रहे होते हैं तो उसके लिए डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू थे हमारे पास, सेफ्टी भी चेक कर रहे होते हैं, सिक्योरिटी भी चेक कर रहे होते हैं, ठीक है ना, प्रोसेस भी चेक कर रहे होते हैं। तो हम क्या कहते हैं, सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम डिस्कस करना चाहते हैं, सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होती है स्टैटिक टेक्निक्स किसी भी सिस्टम को वैलिडेट करने के लिए, तो उसमें हम क्या कहते हैं, डेमोन्स्ट्रेट सेफ्टी बाय टेस्टिंग इज डिफिकल्ट बिकॉज टेस्टिंग इज इंटेंडेड टू डेमोन्स्ट्रेट व्हाट द सिस्टम डज इन द प्रैक्टिकल सिचुएशन, टेस्टिंग इज ऑल पॉसिबल, ऑपरेशनल सिचुएशन इज इम्पॉसिबल, कि जितने भी ऑपरेशनल जो सिस्टम होते हैं उनको हम जो है ना टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम उन सबको टेस्ट करने की कोशिश करेंगे तो ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, उस पर बहुत ज़्यादा कॉस्ट हमें बियर करनी पड़ेगी, तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल टास्क है।
So normal reviews for correctness may be supplemented by specific techniques that are intended to focus on checking that unsafe situation never arise. तो हम नॉर्मल जो रिव्यूज़ होते हैं, जब हम कोई भी टेक्निक सेफ्टी की बात करते हैं तो नॉर्मल रिव्यूज़ क्या होते हैं? नॉर्मल रिव्यूज़ यही होते हैं ना कि भाई जब भी आप कोई भी सिस्टम है उसके अंदर किसी किस्म का भी जो है ना अनसडन कंडीशन जो है ना वो अराइज नहीं होनी चाहिए, जो कि किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सके या सिस्टम को फेल कर सके। तो ऐसी कोई भी सिचुएशन अराइज नहीं होनी चाहिए, हम यही चीज़ इसमें जो है ना देख रहे होते हैं। तो नॉर्मल रिव्यूज़ बेसिकली यही होते हैं इसके हवाले से कि अनसडन जो है ना या अनसेफ कंडीशन जो है ना वो अराइज नहीं होनी चाहिए। तो इस चीज़ को हम वैलिडेशन में इंश्योर करते होते हैं कि ऐसी कोई भी सिचुएशन अराइज ना हो जिसकी वजह से किसी किस्म का भी सेफ्टी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। उसके अलावा सेफ्टी रिव्यूज़ की अगर हम बात करें कि सेफ्टी रिव्यूज़ क्या हमारे पास हो सकते हैं कि भाई जो हमारा इंटेंडेड फंक्शंस हैं, जो हमें रिक्वायर्ड फंक्शन है वो करेक्ट परफॉर्म होने चाहिए, बिल्कुल सही तरीके से परफॉर्म होने चाहिए। उसके अलावा उसके मेंटेनेबल होना चाहिए, जो हमारा सिस्टम है वो मेंटेनेबल होना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर जो है ना अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि यूज़र उसको इस्तेमाल करने बैठे तो पहली बात तो उसे समझ ही ना आ रहा हो, और अगर उसको किसी से एक्सीडेंट के केस में किसी किस्म का कोई अलर्ट जनरेट हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल इसके हम अगर एग्जाम्पल के थ्रू समझे, एरोप्लेन पायलट जो है ना वो कम्युनिकेशन कर रहा है बेस से कि जी हवाई जहाज़ का एक इंजन जो है ना वो फेल हो गया है और इस वक्त मैं दूसरे इंजन पर मैंने जो है ना हवाई जहाज़ जो है ना वो फ्लाई करवा रहा हूँ, और वो ये इंस्ट्रक्शन जो है ना वो देता है एयरबेस को। अब एयरबेस क्या करती है कि वो कैपिटल लेटर्स में, ठीक है ना, यहाँ पर तो हमारे पास फर्स्ट लेटर जो है हमारा कैपिटल बाकी सारे स्मॉल है, लेकिन वो करता है कि सारे कैपिटल लेटर्स में एयरबेस से इंस्ट्रक्शन रिटन फॉर्म में उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा देते हैं पायलट को। अब पायलट के जब सारे कैपिटल लेटर्स में एक इंस्ट्रक्शन शेयर करवा दी जाए तो देन क्या होगा उसको, क्योंकि आपको भी पता है कि कैपिटल लेटर्स में जो इंस्ट्रक्शन लिखी होती हैं, जो कुछ भी लिखा हुआ होता है, आपने जो स्टेटमेंट लिखी होती हैं उसको रीड करना डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू कि इस फॉर्म में इनके फर्स्ट कैपिटल, सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल बाकी सारे स्मॉल। तो सेंटेंस केस में अगर लिखा हुआ है तो देन ये रीडेबल है, लेकिन अगर मैं ये सारी स्लाइड पर सारे के सारे लेटर्स कैपिटल कर दूं, ठीक है, तो देन क्या होगा, इसको रीड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, रीड करने में टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा, और हो सकता है कि पायलट के पास इतना वक्त ना हो कि वो उसको रीड कर पाए। तो यहाँ पर क्या है, प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी। तो सेफ्टी सिस्टम में हम क्या करते होते हैं, इस चीज़ को इंश्योर करते होते हैं कि जो उसको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड की जा रही हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट फॉर्मेट में होनी चाहिए, एक्यूरेट वे में होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि उसको किसी किस्म का कोई भी इशू फेस करना पड़े कि जितनी देर में वो इंस्ट्रक्शंस को अंडरस्टैंड करे उतनी देर में खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाए। तो हम इन सब चीज़ों को जो है ना सेफ्टी रिव्यूज़ जो हम क्रिएट कर रहे होते हैं तो हम उसमें इंश्योर करते होते हैं। उसके अलावा वेरीफाई एल्गोरिथम एंड डेटा स्ट्रक्चर डिज़ाइन अगेंस्ट स्पेसिफिकेशन, जो स्पेसिफिकेशन होती है सॉफ्टवेयर के लिए या किसी भी सिस्टम के लिए, हम उसको जो है ना वेरीफाई करते हैं डिफरेंट एल्गोरिथम्स के थ्रू, डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स के थ्रू। एल्गोरिथम्स, आप लोगों ने एल्गोरिथम का सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होगा, डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम का, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि हम डिफरेंट किस्म के एल्गोरिथम्स डिज़ाइन करते होते हैं डिफरेंट सिस्टम्स के लिए। या अगर आपने नहीं भी पढ़ा हुआ तो आपके साथ का जो बैच है 189, उसको इस वक्त मैं इनके डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम का सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, तो आप उनके लेक्चर्स भी सुनकर अगर आप वहाँ से कुछ आइडिया लेना चाहें तो आप वो आइडिया भी वहाँ से ले सकते हैं। आपको समझ आ जाएगी कि एल्गोरिथम्स के थ्रू हम किस तरह से जो है ना सेफ्टी मेजर्स को जो है ना वो वैलिडेट करते होते हैं। रिव्यू टू चेक कोड कंसिस्टेंसी विद एल्गोरिथम एंड डेटा स्ट्रक्चर, तो कोड कंसिस्टेंसी हम करते होते हैं, कोड किस तरह से कोड की कंसिस्टेंसी हम चेक करते होते हैं कि कोड जो है वो कंसिस्टेंट है। ऐसा तो नहीं है कि हमें स्पेसिफिक सिचुएशंस में तो कोड सही तरह से काम कर रहा है, लेकिन उसके बाद जैसे ही कोई डिफिकल्ट सिचुएशन अराइज होती है तो कोड जो है ना वो प्रॉपरली रिजल्ट्स आपको नहीं दे पा रहा होता, उसकी कंसिस्टेंसी में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम आ जाता है, या तो इस केस में हम क्या करते हैं, पहले सेफ्टी रिव्यूज़ के अंदर हम इन सब चीज़ों को जो है ना पहले से ही जो है ना एनालाइज कर लेते होते हैं ताकि इसके समय कोई भी प्रॉब्लम जो है ना रन टाइम पे या एक्चुअल सिनेरियो में ना हो। उसके अलावा एडिक्वेट ऑफ सिस्टम के रिव्यूज़ जो है ना वो हमारे सिस्टम की टेस्टिंग के लिए क्या काफ़ी थे, एडिक्वेट थे या नहीं थे। अगर तो वो एडिक्वेट हैं कि भाई इनके रिव्यूज़ के थ्रू हम अपने सिस्टम की सिक्योरिटी को, सेफ्टी को इंश्योर कर सकते हैं, देन दैट्स ग्रेट। अगर नहीं है, आपको लगता है कि मज़ीद इसमें जो है ना कुछ चीज़ें हैं जिनको रिव्यू करना चाहिए, देन यू हैव टू गो अहेड एंड रिव्यू देम।
उसके बाद हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं रिव्यू गाइडेंस के। रिव्यू जब आप कर रहे होते हैं तो किस किस्म की गाइडेंस को आपको जो है ना थोड़ा सा मद्देनजर रखना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इस बार को इंश्योर करें कि जो सॉफ्टवेयर है वो सिंपल है और ईजी है, ठीक है ना, कि ज़्यादा टफ नहीं है, उसको यूज़ करना बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है कि जो पर्सन नॉन टेक्निकल है वो उसको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो माइनर सी ट्रेनिंग के साथ 1 से 2 वीक मैक्सिमम जो है ना ट्रेनिंग के साथ वो बंदा उसको इस्तेमाल करने काबिल हो जाना चाहिए। आपका सिस्टम इस किस्म का होना चाहिए, आपका सॉफ्टवेयर इस किस्म का होना चाहिए। यूज सिंपल टेक्निक फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अवॉइडिंग एरर प्रोन कंस्ट्रक्ट्स सच एज पॉइंटर्स एंड रिकर्जन। तो आपका जो सिस्टम है जो आप सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं उसको सिंपल टेक्निक के साथ डिज़ाइन करें, सिंपल टेक्निक के साथ बनाएं, बजाय इसके कि आप रिकर्जन का, क्योंकि रिकर्जन जो है ना आप लोगों को पता, आपने डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम में पढ़ी होंगी, नहीं पढ़ी तो रिकर्जन के बेशक मेरे लेक्चर आप सुन सकते हैं। 189 की क्लास है यूट्यूब पे आपके चैनल्स पे अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं कि रिकर्जन जो है ना वो एक डिफिकल्ट टास्क है और उसमें जब एनालिसिस परफॉर्म करना होता है, मैंने उसमें एनालिसिस भी परफॉर्म करवाए हैं, डिफरेंट मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के थ्रू हमने उसमें एनालिसिस परफॉर्म किया, उनके एल्गोरिदम भी देखे हैं। तो अगर आप वो लेक्चर सुने तो आपको उसमें भी क्लियर हो जाएगा कि रिकर्जन के थ्रू जो है ना प्रोग्राम, अगर आप अपने प्रोग्रामिंग में रिकर्जन परफॉर्म कर रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है और बहुत अक्सर ऐसा हो जाता है कि आप जो है ना एक प्रोग्राम को एक तो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, दूसरा ये है कि समटाइम डिजायर्ड रिजल्ट जो है ना वो नहीं दे पा रहा होता, कुछ केसेस के लिए दे पा रहा होता, कुछ केसेस के लिए डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल पा रहे होते। तो उस केस में फिर आपका जो है ना जो रिव्यूज़ होंगे वो फ्लॉप हो जाएंगे, वो सही तरह से उस तरह से आपको रिजल्ट्स नहीं दे पाएंगे जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। यूज इंफॉर्मेशन हाइडिंग टू लोकलाइज द इफेक्ट ऑफ एनी डेटा करप्शन। सो आप ऑब्वियस ही बात है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू आप कोशिश करें कि आप अपना जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसमें ऊप का इस्तेमाल करें, आप डेटा को हाइड करें, जितना ज़्यादा मैक्सिमम डेटा आप हाइड कर सकते हैं। जस्ट रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, जितनी इन्फॉर्मेशन जिस पर्सन को चाहिए उतनी ही इन्फॉर्मेशन शो करवाएं। उससे ये होगा कि एक तो आपका डेटा मिसयूज भी नहीं होगा और दूसरी बात यह कि डेटा करप्शन भी कम से कम हो जाएगी, क्योंकि अगर हर पर्सन को सारी एक्सेस दे देंगे तो उस केस में क्या होगा कि हो सकता है कि वो उसको मिसयूज कर ले, डेटा कुछ ना कुछ डिलीट कर दे, डेटा करप्ट कर दे, तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है ना वो अराइज हो सकते हैं। तो उससे अवॉइड करने के लिए आप क्या करें, इन्फॉर्मेशन को हाइड करें। अपने जो आप प्रोग्राम बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करें। उसके अलावा हम क्या करते होते हैं रिव्यूज़ के दौरान, रिव्यूज़ की जो गाइडेंस है बेसिक, उसमें हम क्या करते होते हैं, मेक अप्रोप्रिएट यूज ऑफ फॉल्ट टॉलरेंट टेक्निक्स बट डू नॉट बी seduced into thinking that fault tolerant software is necessarily safe। तो हमेशा ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे कि आप जब भी कोई भी सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं तो उसके अंदर फॉल्ट टॉलरेंस टेक्निक्स जो है ना वो हम इम्प्लीमेंट लाजमी करते होते हैं, लेकिन जब टेक्निक्स इम्प्लीमेंट करते होते हैं तो हमें ये चीज़ इस चीज़ पे भरोसा नहीं कर लेना चाहिए 100% कि जो टेक्निक्स जो हमने सिस्टम बनाया है, जिन टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए बनाया है, ये सिस्टम इतना ज़्यादा इफेक्टिव है, इतना ज़्यादा रिलायबल है कि हम 100% इस पर रिलाई कर सकते हैं। कभी भी किसी भी सिस्टम पर 100% रिलाई नहीं करना चाहिए, स्पेशली टेक्नोलॉजी पर कभी भी 100% रिलाई नहीं करना चाहिए वैसे। और यही हमारा आज का प्रॉब्लम भी है कि आजकल जो हमारी लाइफ है हम टेक्नोलॉजी पर बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं। अगर हम पास्ट में थोड़ा सा अपना देखें तो पास्ट में क्या होता था, लोग टेक्नोलॉजी का इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते थे। लाइक अगर खेतों की बात करें, खेतों में क्या होता था कि लोग हल चलाया करते थे और हल के लिए बैल का इस्तेमाल किया जाता था, बैलगाड़ी का इस्तेमाल करके हल जोता करते थे। तो पुराने ज़माने के में इतनी ज़्यादा बीमारियाँ भी नहीं होती थी, लोग हेल्दी होते थे क्योंकि वो मेहनत कश होते थे, मेहनत किया करते थे। आज हम हल चलाने के लिए ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ एक एक खेत में हल चलाने के लिए कई दिन लग जाते थे, आज हम कुछ घंटों में वहाँ पर हल चलाकर वहाँ पर बीज भी बो देते हैं, सारे काम हो जाते हैं। और उसके बाद पानी भी प्रॉपर इस्तेमाल नहीं हो रहा होता, नहरी पानी भी मोस्टली जगहों पे इस्तेमाल नहीं होता, वो गंदा पानी, गटरों का पानी इस्तेमाल हो रहा होता है। तो ये सब चीज़ें क्या है, जितना ज़्यादा हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने आप को ईज़ पर लेकर जा रहे हैं, अपने लिए ईज़ क्रिएट कर रहे हैं, तो उतना ज़्यादा हम अपने लिए प्रॉब्लम्स बढ़ा रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी पर कभी भी 100% रिलाई नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक और एनालिसिस हम परफॉर्म करते होते हैं, हैजर्ड ड्रिवन एनालिसिस। इफेक्टिव सेफ्टी इंश्योर रिलाइज ऑन हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन, कि आपका जो सिस्टम है उसके अंदर जब अगर हम हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन कर लें तो हम अपने सिस्टम को मज़ीद इफेक्टिव बना सकते हैं सेफ्टी और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेफ्टी कैन बी एश्योर्ड बाय हैजर्ड अवॉइडेंस, एक्सीडेंट अवॉइडेंस
प्रोटेक्शन सिस्टम। तो सेफ्टी को हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं, इन तीनों चीज़ों को अवॉइड कर कर हम क्या कर सकते हैं, हैजर्ड को, एक्सीडेंट को और प्रोटेक्शन सिस्टम को हम अवॉइड कर कर क्या कर सकते हैं, अपनी सेफ्टी को इंश्योर कर सकते हैं। प्रोटेक्शन सिस्टम अवॉइडेंस से मुराद यहाँ पे क्या है कि आपका जो प्रोटेक्शन सिस्टम है वो इतना इनके स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि वो प्रोटेक्शन को इंश्योर करे, ऐसा ना हो कि प्रोटेक्शन को अवॉइड करे। इस समय थोड़ा सा इस वर्ड से ना कंफ्यूज मत होइएगा। इसका मतलब ये है कि आपके जो एक्सीडेंट्स हैं उनको अवॉइड करे लेकिन प्रोटेक्शन को इंश्योर करे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका ये मतलब है, सेफ्टी रिव्यूज शुड डेमोन्स्ट्रेट दैट वन और मोर ऑफ दीज टेक्निक्स हैव बीन अप्लाइड टू ऑल आइडेंटिफाइड हैजर्ड्स, कि जितने भी हैजर्ड्स हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं उन सब के ऊपर जो है ना हम तकरीबन ये सभी टेक्निक्स अप्लाई करें ताकि हम इस चीज़ को इंश्योर कर सकें कि जो हमारा सिस्टम है, जो प्रोडक्ट है वो सेफ है, सिक्योर है। सिस्टम सेफ्टी केस की अगर हम बात करें तो नॉर्मल प्रैक्टिस क्या है कि फॉर्मल सेफ्टी केस जो होता है टू बी रिक्वायर्ड फॉर ऑल सेफ्टी क्रिटिकल कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम, लाइक जैसे मैंने रेलवे की भी एग्जांपल दी थी आपको, तो उसके लिए भी अगर देखें तो हमें सेफ्टी सिस्टम ज़रूर चाहिए होता है। इसके अलावा ये डिफरेंट केसेस को हमने डिस्कस किया हुआ है यहाँ पे। सेफ्टी केस प्रेजेंट अ लिस्ट ऑफ आर्गूमेंट बेस्ड ऑन आइडेंटिफाइड हैजर्ड वाई देयर इज एन एक्सेप्टेबल लो प्रोबेबिलिटी दैट दीज हैजर्ड्स विल नॉट रिजल्ट इन एन एक्सीडेंट। तो जैसा कि अभी मैंने एरोप्लेन की भी एग्जाम्पल दी थी, उसमें क्या होता है कि खुदा न खास्ता अगर कोई क्रैश हो जाता है तो वो जो उसका ब्लैक बॉक्स होता है, ठीक है ना, उसको फर्दर इनके उसमें से निकाल दिया जाता है, देन उसकी उसमें से उस पर टेस्टिंग परफॉर्म की जाती है, उसकी वीडियोस को वहाँ से जो है ना जो उसमें अंदर डेटा स्टोर होता है हम उनको जो है ना कैप्चर करते हैं और उसकी बेस पे फर्दर हम बताते होते हैं कि इसमें ये प्रॉब्लम आई थी जिसकी वजह से जो है ना वो सिस्टम फेल हो गया। तो ये बेसिकली क्या सेफ्टी मेजर ही है एक किस्म का कि हम नेक्स्ट टाइम जो है ना अपनी मजीद जब बाकी जो हम जहाज़ डिवेल्प करते हैं, जब वो फ्लाई करने लगते हैं तो फ्लाइट को जब हम फ्लाइट हम कंसिडर करते हैं कि फ़्लाइट अब जो है ना फ्लाई करने के लिए रेडी है, हम इस जहाज़ को जो है ना भेज सकते हैं किसी और कंट्री में पैसेंजर्स को लेकर, तो देन उसके लिए उसके अंदर हम फिर ये सारी चीज़ों को जो है ना सिक्योर करने, इनके इंश्योर करने की कोशिश करते होते हैं कि ये सारी चीज़ें जो है ना वहाँ पर पहले उसमें किसी किस्म का वो प्रॉब्लम नहीं जो लास्ट टाइम किसी और जहाज़ के साथ जो क्रैश हुआ था उसके अंदर आया था। उसके अलावा आर्गुमेंट्स कैन बी बेस्ड ऑन फॉर्मल प्रूफ्स, डिज़ाइन रैशनल सेफ्टी प्रूफ्स एडीटीसी प्रूफ्स, प्रोसेस फैक्टर्स में आल्सो बी इंक्लूडेड। तो आर्गुमेंट्स बेसिकली बेस किस पर कर रहे होते हैं, फॉर्मल प्रूफ। देखें जब भी आर्गुमेंट होगा कि भाई ये चीज़ सही है, ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ गलत है या फिर तो उस केस में हम क्या करते हैं, हमेशा आर्गुमेंट ही करते होते हैं ना। कुछ पर्सन होते हैं जो उस चीज़ के हक में बात कर रहे होते हैं, कुछ उसकी अपोजिशन में बात कर रहे होते हैं, तो हमेशा आर्गुमेंट्स के थ्रू ही हम क्या कर देते हैं, किसी फाइनल रिजल्ट पर पहुंचते होते हैं। तो सिमिलरली जब भी आपको सेफ्टी सिस्टम डिजाइन कर रहे होते हैं तो उस पर टीम्स के दरमियान आर्गुमेंट होता है कि अगर आप ये काम करेंगे तो इससे आपको इतनी ज़्यादा एफिशिएंसी मिल सकती है, ये मजीद बेहतर हो सकता है। तो हो सकता है उसके अपोजिशन में कुछ पर्सन हो कि अगर हम ये काम करेंगे तो इससे इसके ये ड्रॉबैक्स भी हो सकते हैं, इसमें इसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स भी अराइज हो सकती हैं। तो क्या होता है, हमेशा आर्गुमेंट के बेस पे हम क्या फर्दर सेफ्टी केसेस को जो है ना वो एनालाइज कर रहे होते हैं। उसके बाद फॉर्मल मेथड्स एंड क्रिटिकल सिस्टम्स क्या होते हैं, द डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल सिस्टम इज वन ऑफ द सक्सेस स्टोरीज फॉर फॉर्मल मेथड्स, ठीक है ना, कि जो क्रिटिकल सिस्टम हम बनाते होते हैं ये फॉर्मल मेथड्स की एक सक्सेस स्टोरी भी है बेसिकली। अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में जो है ना फॉर्मल मेथड्स को इम्प्लीमेंट करना लाजमी है, ठीक है ना। जब भी आपको सिस्टम डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, ये मैंडेटेड होता है कि आप फॉर्मल मेथड्स को लाजमी उसमें इंप्लीमेंट करें किसी भी क्रिटिकल सिस्टम के डिज़ाइन करने के लिए। स्पेशली वहाँ पे जो डिफेंस की एप्लीकेशंस बनाई जाती थी उनके अंदर ये बहुत ज़्यादा जो है ना कंपल्सरी कंसिडर किया जाता था और लाजमी उसमें फॉर्मल मेथड्स को इंप्लीमेंट किया जाता था। देयर इज़ नो करंटली जनरल एग्रीमेंट ऑन दी वैल्यू ऑफ फॉर्मल मेथड्स इन क्रिटिकल सिस्टम डेवलपमेंट। तो अगर हम बेसिकली ये मैंने इसलिए यहाँ पे मेंशन किया है कि आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास कोई जनरल एग्रीमेंट नहीं है इसके हवाले से। अगर हम थोड़ा सा इसको फाइंड आउट करें तो हमें इसके हवाले से कोई जनरल एग्रीमेंट नहीं मिलता कि जिसकी बेस पर हम ये कहें कि क्रिटिकल सिस्टम के अंदर ये फॉर्मल मेथड जो है ना वो अप्लाई होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, वो डिपेंड करता है कि हम सिस्टम किस किस्म का डिज़ाइन करना चाह रहे हैं और देन उसके बाद यूज़र की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके बेस पर फर्दर जो है ना फिर इसके हम जो है ना डिफरेंट मेथड्स को जो है ना फॉर्मल मेथड्स को वो डिज़ाइन करते होते हैं, देन उनको फिर फर्दर इंप्लीमेंट किया जाता होता है। लेकिन बेसिक जो है जो फॉर्मल मेथड्स हम इस्तेमाल करते हैं हमारी
वैलिडेशन के लिए, वो कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल होता है स्पेसिफिकेशन वैलिडेशन, कि जो यूज़र की स्पेसिफिकेशन है, जो यूज़र की रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या वो मीटअप हो रही हैं या नहीं, क्या वो एफिशिएंटली परफॉर्म हो रही हैं या नहीं, तमाम रिक्वायरमेंट्स एफिशिएंटली मीटअप हो रही हैं या नहीं। तो ये सारी चीज़ें हम क्या करते होते हैं, स्पेसिफिकेशन वैलिडेशन में देख सकते हैं। फॉर्मल वेरिफिकेशन क्या होती है? उसमें हम मैथमेटिकल आर्गूमेंट्स देते होते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं। मैथमेटिकल आर्गूमेंट डिफरेंट दे रहे होते हैं जो वेरी करते रहते हैं डिफरेंट राइजर्स पर। और उसके अलावा क्या है, आर यूज टू डेमोन्स्ट्रेट दैट अ प्रोग्राम और डिज़ाइन इज कंसिस्टेंट विद इट्स फॉर्मल स्पेसिफिकेशन। तो जो उसकी फॉर्मल स्पेसिफिकेशन है, उसके लिए जो डिज़ाइन वगैरह बनाया गया है, जो प्रोग्राम बनाया गया, जो कोड लिखा जा रहा है, वो क्या है, मैथमेटिकली हम उसको प्रूफ करते हैं कि हाँ जी ये बिल्कुल ठीक है फॉर्मल वेरिफिकेशन के अंदर। इसके साथ प्रॉब्लम क्या है? फॉर्मल वेरिफिकेशन के अंदर हम या फॉर्मल वैलिडेशन के अंदर हमारे पास प्रॉब्लम क्या है? द फॉर्मल मॉडल ऑफ द स्पेसिफिकेशन इज नॉट अंडरस्टैंडेबल बाय डोमेन एक्सपर्ट्स। तो जो डोमेन एक्सपर्ट्स होते हैं उनके लिए फॉर्मल मैथ मॉडल्स को जो है ना अंडरस्टैंड करना या उनकी स्पेसिफिकेशन को अंडरस्टैंड करना यानी कि ईजी नहीं होता, वो उनको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे। रीज़न क्या होती है? इट इज़ डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू चेक इफ द फॉर्मल मॉडल इज एन एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्पेसिफिकेशन फॉर मोस्ट सिस्टम। रीजन बेसिकली यही होती है हमारे पास कि जो फॉर्मल मेथड्स हैं वो हमारा जो सिस्टम हम जो डिज़ाइन करने जा रहे हैं, इस चीज़ को हम इंश्योर नहीं कर सकते कि हमारा वो मॉडल जो है ना वो बिल्कुल एक्यूरेट है। अगर ये इंप्लीमेंट कर लेंगे हम अपने सिस्टम पर तो आपको 100% रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये चीज़ हम कभी भी इंश्योर नहीं कर सकते, इसलिए डोमेन एक्सपर्ट के लिए डिफिकल्ट होता है कि वो उसको अंडरस्टैंड कर पाए। उसके अलावा कंसिस्टेंसी रॉन्ग स्पेसिफिकेशन इज नॉट यूजफुल। अगर कंसिस्टेंटली अगर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, फॉर्म हो सकता है समटाइम ऐसा भी होता है बल्कि कि फॉर्मल मॉडल्स हम डिज़ाइन करते होते हैं वो हमें रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं और हम ये कंसीडर कर रहे होते हैं कि हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो बिल्कुल एक्यूरेटली काम कर रहा है, जबकि वो वैसा काम नहीं कर रहा होता। हमें रिजल्ट्स गलत आ रहे होते हैं, तो हम तो रिजल्ट्स की बेस पर एनालिसिस वो डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं कि रिजल्ट्स अगर एक्यूरेट आ रहे हैं तो देन हम कहते हैं कि सिस्टम बिल्कुल एक्यूरेटली काम कर रहा है। लेकिन समटाइम वो रिजल्ट एक्यूरेट नहीं होते, वो गलत रिजल्ट होते हैं, लेकिन बज़ाहिर देखने में वो क्या होता है, वो बिल्कुल सही लग रहे होते हैं। तो इसी वजह से क्या है, जो डोमेन एक्सपर्ट्स होते हैं वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते मॉडल्स को, फॉर्मल मॉडल्स को, और इस वजह से वो उस पर रिलाई करना पसंद नहीं करते ज़्यादातर। स्पेसिफिकेशन डज नॉट स्केल अप, जो वेरिफिकेशन डज नॉट स्केल अप, कि जो वेरिफिकेशन होती है उसको हम स्केल अप नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम जितना ज़्यादा स्केल अप करते चले जाएंगे तो उसका इनके कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी, और अगर प्रोजेक्ट का साइज बढ़ता चला जाएगा तो ऑब्वियसली बात है जितना ज़्यादा प्रोजेक्ट का साइज बढ़ता चला जाएगा उतनी ही वेरिफिकेशन का प्रोसेस भी एक्सटेंड करता जाएगा और उसकी कॉस्ट भी बढ़ती चली जाएगी। तो ये कॉम्प्लेक्स होता है। उसके अलावा इसके अंदर एरर फाइंड करना, यूज़र की रिक्वायरमेंट को मीटअप करना, ये सारी चीज़ें वेरीफाई करना फिर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता जाता है। तो अगर हम इसको फॉर्मल मेथड्स को कंक्लूड करें तो हम क्या कह सकते हैं, फॉर्मल स्पेसिफिकेशन एंड चेकिंग ऑफ क्रिटिकल सिस्टम कंपोनेंट इज इन माय व्यू यूजफुल। ठीक है ना। कि तो अगर मैं अपने व्यूज़ की बात करूं तो मेरे व्यूज़ के मुताबिक ये क्या है, यूजफुल है। एक तरह से यूजफुल है कि फॉर्मल मेथड जो पहले से किसी ने एक काम किया किसी सिस्टम के लिए, मैं वही काम जो है ना अपने सिस्टम, मेरा भी सिस्टम तकरीबन मिलता जुलता है उससे, तो मैं दोबारा वही सिस्टम डिज़ाइन करना चाह रहा हूँ, तो मैं उन मेथड्स को इस्तेमाल कर सकता हूँ। मेरे ख्याल में मेरा जो आइडिया है वो ये है कि हम उसको जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 100% रिलाई करना उस पर ये अच्छी बात नहीं होगी। हमें क्या करना चाहिए, मजीद उसमें जो है ना प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना चाहिए कि फॉर्मली ये एक काम इस तरह से परफॉर्म हुआ था, अब मजीद अच्छे तरीके से, मजीद एफिशिएंट वे में ये किस तरह से हो सकता है, हमें ये भी सोचना चाहिए। अक्सर लोग होते हैं कि वो फॉर्मल मेथड्स को इस्तेमाल करते रहते हैं और मजीद जो नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज होती हैं, जो लेटेस्ट टेक्निक्स होती हैं, वो उन पर काम नहीं कर पाते, उनको सीख नहीं पाते, तो उसकी वजह से वो फिर जो है ना मार्केट से आउट होना शुरू होते हैं और फिर जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो आउटडेटेड होती हैं, तो वो उस तरह से फिर काम नहीं कर पा रही होती नए एनवायरनमेंट में जिस तरह से उनको करना चाहिए। लाइक अगर आप इसकी एग्जांपल देखें, अब Pentium 1 या Pentium 2 के लिए जो सॉफ्टवेयर्स बने थे, अगर आज आप Pentium 4 पर वो सॉफ्टवेयर चलाएं तो कितनी देर लगेगी, और पहली बात तो वो सॉफ्टवेयर क्या चलेंगे या नहीं चलेंगे, मेरे ख्याल में चलेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि उन पे जो है ना वो मेमोरी भी कम थी, प्रोसेसर्स भी उनके डिफरेंट थे। लेकिन अब आजकल अगर आप देखें तो प्रोसेसर्स बहुत ज़्यादा फास्ट आ चुके हैं, मेमोरी आपके पास बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, स्पेस बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, तो उन सॉफ्टवेयर को चलाना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। लेकिन आज के जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर हैं, क्या आप उनको प्रीवियस सिस्टम लाइक Pentium 1, 2, 3, 4 उन पर चला सकते हैं? नहीं,
बहुत कुछ तो सॉफ्टवेयर चल जाएंगे, लेकिन मोस्टली सॉफ्टवेयर क्या होंगे वो उन सिस्टम्स पर नहीं चलेंगे। लाइक अगर 64 बिट में एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है, आप उसे 32 बिट में चलाएं, क्या वो चलेगा? नहीं। लेकिन 32 बिट वाला 64 में इजीली चल जाता है। तो बेसिकली क्या होता है कि बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी नहीं होती। जो फॉर्मल मॉडल्स होते हैं वो तो पहले से डिजाइन हुए होते हैं ना। फर्दर जब हम फ्यूचर में काम करने जा रहे होते हैं तो हमें क्या करना होता है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करना होता है, उनके थ्रू हमें अपने सिस्टम में, ताकि नेक्स्ट टाइम फ्यूचर में आने वाले अगर जो टेक्नोलॉजी मजीद इन्हांस हो जाएगी तो हम क्या कर सकें, उन जो प्रीवियस मॉडल्स के हैं अगर हम उनके इस्तेमाल करना पड़ता है तो हम कर सकें। वो तभी होगा कि जब हम टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करते जाएंगे। लेकिन अगर आप अपग्रेड नहीं करेंगे, वही आज से 100 साल पुरानी टेक्नोलॉजी पर रहेंगे, तो देन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सो फॉर्मल वेरिफिकेशन बेसिकली जो है ना 5 से 6000 लाइंस का अगर कोड है आपके लिए तो उसके लिए तो फिर ठीक है, आप उसकी वेरिफिकेशन अगर करना चाहते हैं फॉर्मल मेथड्स के थ्रू, देन ओके आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इससे बड़े कोड के लिए वेरिफिकेशन इनके मॉडल डिज़ाइन कर रहे हैं और फॉर्मल मॉडल्स पर रिलाई करने जा रहे हैं तो देन वो गुड इनके ऑप्शन नहीं होगा। उसके अलावा सेफ्टी प्रूफ्स की बात करें तो सेफ्टी प्रूफ्स आर इंटेंडेड टू शो दैट द सिस्टम कैन नॉट रीच इन अनसेफ स्टेट। तो सेफ्टी में हम क्या कर रहे होते हैं, सेफ्टी का प्रूफ कब मिलता है कि सिस्टम जो है ना वो अनसेफ कंडीशन में नहीं जाएगा, अनसेफ स्टेट पर नहीं जाएगा। सेफ्टी हम यही चीज़ इंश्योर कर रहे होते हैं। जो वीकर देन करेक्टनेस प्रूफ्स विच मस्ट शो दैट द सिस्टम कोड कन्फर्म्स टू इट्स स्पेसिफिकेशन। तो हम जो हमारे सेफ्टी सिस्टम होते हैं हम उसमें ये चीज़ इंश्योर कर रहे होते हैं ना कि जो हमारे जो प्रूफ्स हैं वो बिल्कुल हमारा जो कोड है वो स्पेसिफिकेशन को कंफर्म कर रहे हैं, ठीक है ना, उसमें किसी किस्म में कोई वीकनेस नहीं है। तो हम सेफ्टी में यही चीज़ इंश्योर कर रहे होते हैं। जनरली बेस्ड ऑन प्रूफ बाय कंट्राडिक्शंस। तो जनरली जो हम ये चीज़ प्रूफ करते होते हैं वो किस तरह करते हैं, प्रूफ्स के दरमियान डिफरेंट जो हम प्रूफ दे रहे होते हैं, डिफरेंट उनके अंदर जो कंट्राडिक्शन होता है उसकी बेस पर हम ये चीज़ जो है ना बता रहे होते हैं या इंश्योर कर रहे होते हैं कि जो हमारी सेफ्टी मेजर्स हैं वो बिल्कुल एक्यूरेटली काम कर रहे हैं। तो हम उसमें क्या करते हैं, अज्यूम दैट एन अनसेफ स्टेट कैन बी रीच्ड। तो हम उसमें ये ट्रेनिंग जब दे रहे होते हैं एक मॉडल के अंदर को हम ट्रेन कर रहे होते हैं तो हम यही काम करते होते हैं कि उसको अनसेफ कंडीशन में लेके जाते हैं। लाइक अगर रोबोट्स अगर आप आजकल देखें तो रोबोट्स को जब ट्रेन किया जाता है, मशीन लर्निंग के मॉडल्स उस पर अप्लाई किए जाते हैं, तो देन क्या होता है, उसको डिफरेंट अनसेफ सिचुएशंस दी जाती हैं। और जब वो सिचुएशन उसको दी जाती हैं तो देन वो क्या करते होते हैं, उन सिचुएशन पर उसका रिएक्ट देखते होते हैं। अगर तो रिएक्ट एक्यूरेटली आ रहा है देन ओके, लेकिन अगर रिएक्ट गलत आ रहा है तो देन क्या उसको मजीद फिर ट्रेन करते हैं, मजीद उसमें जो है ना इन्हेंसमेंट करते होते हैं। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, सेफ्टी मेजर्स को इसमें जो है ना वो वैलिडेट कर रहे होते हैं। शो दैट दिस इज कंट्राडिक्टेड बाय द प्रोग्राम कोड। तो अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होता है तो प्रोग्राम के कोड में हम कुछ ना कुछ चेंजिंग करते हैं और हमें पता चल जाता है कि प्रोग्राम कोड में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, और ये चीज़ हम ग्राफिकली जो है ना वो डिस्प्ले करते होते हैं। अगर हम सेफ्टी प्रूफ को कंस्ट्रक्ट करना चाहें तो हम किस तरह से करते होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, एक एग्जिट कंडीशन जो है ना हम वो क्रिएट करेंगे। इसका भी हम आगे एक जो है ना जनरल एल्गोरिदम भी देखते हैं, उसके थ्रू भी हम आगे देखते हैं और एक एग्जांपल के थ्रू भी हम इसको मजीद समझेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जिट कंडीशन हम जो है ना क्रिएट करते होते हैं उस प्रोग्राम के डिफरेंट कंपोनेंट्स के लिए, और फिर क्या करते हैं उस एंड कंडीशन जो लास्ट पॉइंट होता है हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं कि वहाँ से कोड को एनालाइज करना स्टार्ट करके बैकवर्ड जो है ना हम मूव करना शुरू करते हैं। और बैकवर्ड मूव करते हुए हम फर्स्ट स्टेट तक आते होते हैं कि एग्जिट कंडीशन से फर्स्ट स्टेट पर आना है कि, और वहाँ तक सब हर स्टेप पर एनालाइज करना है कि जो हमने प्रोग्राम बनाया है या जो हम सेफ्टी मेजर्स हमने रखे हैं वो एंट्री से एग्जिट तक एक्यूरेटली काम कर रहे हैं या नहीं। ऐसा तभी हम इंश्योर कर पाएंगे जब हम एग्जिट से एंट्री की तरफ जाएंगे। अगर हम एंट्री से एग्जिट की तरफ जा रहे हैं तो हो सकता है हम इजीली मूव कर जाएं, लेकिन जब एग्जिट से एंट्री की तरफ जाने की कोशिश करेंगे ना तो हो सकता है कि हमारे सिस्टम में हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सिस्टम के अंदर, सिस्टम के प्रोग्राम के अंदर, उसके कोड के अंदर या उसके डिज़ाइन के अंदर कहीं ना कहीं किसी ना किसी किस्म का कोई ना कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट लाजमी करता है। एज्यूम दैट द एग्जिट कंडीशन इज फॉल्स। तो अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि जी हमारा जो एग्जिट कंडीशन था वो फॉल्स हो गया कि हम एग्जिट से जो स्टार्ट पे जाना चाहते हैं हम नहीं पहुंच पाए, विच मीन्स कि एग्जिट सिस्टम था वो फ्लॉप हो गया। अगर स्टार्ट से एग्जिट पे भी वो फिर नहीं जा रहा तो उस केस में क्या करेंगे,
हर पाथ जो हमें एग्जिट स्टेट की तरफ लेकर जा रहा होगा उसको हम डिफरेंट पाथ जो है ना वो असाइन करेंगे और उन पे एग्जम्पशन ये देखेंगे कि ये हमारे पास क्या है, अनसेफ एग्जिट है, कि ये सेफ तरीका नहीं है, तो हम उसको फिर इन्हेंस करने की कोशिश करेंगे कि अगर ये वाला अनसेफ तरीका है एग्जिट करने का, देन सेफ तरीका कौन सा होगा हम उसे आइडेंटिफाई करेंगे और उसके थ्रू हम क्या है एग्जिट करवाने की कोशिश करेंगे। इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं कि गैस वार्निंग सिस्टम है हमारे पास। गैस वार्निंग सिस्टम क्या है, बेसिकली ये हमें वार्निंग देगा कब, कि जब हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर गैस बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाएगी या गैस जो है ना इर्द गिर्द फैल जाएगी, तो हमें उस केस में क्या करना चाहिए, इस सिस्टम को वार्निंग अलर्ट जारी करनी चाहिए। अगर तो गैस नॉर्मल है, ठीक है ना, उसके एटमॉस्फेयर में गैस नॉर्मल है तो फिर तो उसे सिर्फ वार्निंग देनी चाहिए, लेकिन अगर गैस डेंजरस लेवल पर जा रही है देन क्या करना चाहिए, उसे इवैक्यूएशन की, इनके वहाँ से निकलने की जो है ना वार्निंग देनी चाहिए, अलर्ट जनरेट करनी चाहिए बेसिकली। तो हम इसको देखते हैं इस एल्गोरिथम के थ्रू। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि गैस लेवल चेक करेंगे और उसकी टाइप देखेंगे कि गैस लेवल क्या है और गैस की टाइप क्या है, क्या वो डेंजरस गैस है या सिंपल नॉर्मल गैस है जिससे किसी किस्म में कोई हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं होते। देन क्या लूप के अंदर हम क्या करेंगे, 100 सैंपल्स लेंगे हवा में से, एयर में से हम क्या करेंगे 100 सैंपल लेंगे और उन गैस लेवल चेक कर, स्टार्टिंग में हम क्या कर देंगे, गैस लेवल को कंसिडर करेंगे कि गैस लेवल 0 है और लूप चलाएंगे 1 to 100 तक, और 1 to 100 तक चलाने में हम क्या करेंगे, गैस लेवल इज इक्वल टू गैस लेवल प्लस गैस सेंसर डॉट रीड, गैस के सेंसर ने जो रीडिंग ली है वो और जो प्रीवियस गैस लेवल है उसका सम परफॉर्म करके हम कहाँ स्टोर करवा देंगे, गैस लेवल के वेरिएबल में स्टोर करवा देंगे। जब ये यहाँ पे हमारे पास स्टोर हो जाएगा तो उसके बाद हम इस लूप को एंड कर देंगे। यहां से हमने क्या कर लिया, गैस लेवल ले लिया कि इस वक्त एयर में हमारे पास कितनी गैस मौजूद है। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, उस गैस लेवल को डिवाइड करते हैं 100 से, क्योंकि 100 सैंपल लिए ना हमने, तो हम 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो उसके बाद जो रिजल्ट आता है उसको वापस हम गैस लेवल में ही, गैस लेवल के वेरिएबल में स्टोर करवा लेते हैं और देन इफ की कंडीशन के थ्रू चेक करते हैं कि वार्निंग एंड गैस लेवल, इनके जो गैस लेवल है वो वार्निंग लेवल से बड़ा है या नहीं है। अगर तो वार्निंग लेवल से ग्रेटर है लेकिन डेंजरस लेवल से कम है, देन हम सिर्फ एक अलार्म जनरेट करवाएंगे वार्निंग कि गैस लेवल जो है ना एटमॉस्फेयर में वो एक्सीड कर रहा है। सो आपके लिए वार्निंग है, आप गैस लेवल को है ना मिनिमाइज करेंगे, आपने सिस्टम की एफिशिएंसी को देखें उसमें कहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, सिस्टम को बंद कर लेंगे फिर हम उस केस में, तो हम एक तरह से वार्निंग जनरेट करवा देंगे लेक और फिर वेट करेंगे कि वो गैस लेवल जो है ना वो रिड्यूस हो। नहीं तो दूसरा केस क्या है हमारे पास, अगर ऐसा नहीं होता कि वार्निंग लेवल से ग्रेटर नहीं है और डेंजरस लेवल से कम नहीं है, तो हम चेक करेंगे क्या वो डेंजरस लेवल से ग्रेटर है, ठीक है ना। दूसरी कंडीशन क्या है, अब वार्निंग को हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, दूसरी कंडीशन यही बनती है ना कि हम डेंजरस लेवल चेक कर लें कि डेंजरस लेवल से ग्रेटर है, तो अगर उससे ग्रेटर है तो हम अलार्म जो है ना वो जनरेट करा दें कि इवैक्यूएशन करें, कि यहाँ से जो है ना जल्द से जितना जल्दी हो सकता है तमाम पर्सन जो है ना वो इवैक्यूएट हो जाएं, यहाँ से चले जाएं और कोशिश करें कि जो गैस है उसको भी यहाँ से इवैक्यूएट करने की कोशिश करें। तो उसके लिए हमने पहले से कोई ना कोई सेंसर्स लगाए हुए होंगे, पहले से पूरा सिस्टम डिजाइन किया हुआ होगा, उसके थ्रू जो है ना हम गैस को भी वहाँ से इवैक्यूएट कर सकते हैं और पर्सन्स को, क्योंकि हमने हमारे जो पर्सन्स हैं उनकी सेफ्टी फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इंश्योर करनी होती है, हम सबसे पहले पर्सन्स को वहां से क्या करेंगे, इवैक्यूएट करेंगे। और अगर इनमें से दोनों में से कोई भी सिचुएशन नहीं है तो फिर क्या होगा, अलार्म ऑफ रहेगा, अलार्म जनरेट नहीं होगा। सो बेसिकली आप ये एक एल्गोरिदम मैंने डिजाइन किया जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आप इजीली इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमारे पास अगर अनसेफ कंडीशन कोई अराइज होती है तो हम उसको किस तरह से जो है ना हैंडल कर सकते हैं, सेफ्टी को किस तरह से इंश्योर कर सकते हैं। होप्स आपको ये क्लियर हो गई होगी। ये उसकी चार्ट के फॉर्म में भी जो है ना रिप्रेजेंटेशन है। इसके अंदर क्या है देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल गैस लेवल वार्निंग एंड अलार्म इज इक्वल टू ऑफ है, स्टार्टिंग में ऑफ है। अब हम क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि आइदर ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो वार्निंग जनरेट कर दे, नहीं हो रही तो देन क्या चेक करते हैं, डेंजरस लेवल से ग्रेटर है तो इवैक्यूएट परफॉर्म करें, अगर ये भी नहीं है तो देन क्या कर दे, अलार्म ऑफ रहे, ठीक है ना। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, आप डायग्राम के थ्रू भी इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं और यहाँ पर मैंने उसको 1 by 1 जो हमने स्टेप्स अभी डिस्कस किए हैं उनको मैंने ब्रीफली यहाँ पे भी ऐड कर दी है। तो अगर तो अब यहाँ पर देखें कि गैस लेवल लेस देन वार्निंग, ठीक है ना, पार्ट 3 पर हम कहते हैं कि गैस लेवल लेस देन वार्निंग, कि वार्निंग से लेस देन है तो अलार्म को ऑफ रखें, तो ये कंट्राडिक्शन है एक तरह की, ठीक है ना, कि गैस है तो सही ना एटमॉस्फेयर में, वार्निंग लेवल ठीक है, वार्निंग लेवल से कम है, लेकिन अगर गैस एग्जिस्ट करती है एटमॉस्फेयर में तो फिर यहाँ पे एक प्रॉब्लम है,
ठीक है ना। तो अगर गैस यहाँ पे रिलीज कर रही है तो हो सकता है कुछ देर के बाद सडनली गैस इतनी ज़्यादा बढ़ जाए, और ये भी हो सकता है कि जो उस एटमॉस्फेयर में या उस प्लांट पर जो पर्सन काम कर रहे हैं उनमें से कोई बंद पर्सन जो है ना दमे का पेशेंट हो, उसको सांस की कोई प्रॉब्लम हो किसी किस्म की, और गैस लेवल अब बज़ाहिर सिस्टम के मुताबिक तो वो वार्निंग लेवल से कम है, लेकिन उस पर्सन के लिए तो वो डेंजरस है ना, जो ऑलरेडी सांस का पेशेंट है। तो हो सकता है उसको और उसके लिए, और सिर्फ उसी के लिए नहीं, जो बाकी पर्सन है जो हेल्दी हैं उनको भी जो है ना उस गैस की वजह से, जो नॉर्मल गैस है उस गैस में बार बार रह कर अगर वो वहाँ पर 10 से 12 घंटे काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो हो सकता है उनको भी उस एटमॉस्फेयर में रहकर, उस गैस के एटमॉस्फेयर में रहने की वजह से किसी किस्म की डेंजरस बीमारी हो जाए, जिसकी वजह से उनकी लाइफ जो है ना वो जो है ना ख़त्म हो सके, या वो जो है ना डेथ की तरफ जा सके। तो हमें क्या करना चाहिए, इसमें जो हमने अभी कोड हमने डिस्कस किया उसमें देख लें बेसिक प्रॉब्लम क्या है, एल्गोरिथम डिजाइन किया हुआ था ना, उसमें बेसिक प्रॉब्लम एक ये भी है। दूसरी क्या है कि गैस लेवल इज इक्वल टू वार्निंग, कि भाई वार्निंग के बराबर पहुंचेगा तभी वो अलार्म जो है ना जनरेट करेगा, उससे पहले नहीं, ये भी एक कंट्राडिक्शन ही है। उसके अलावा ग्रेटर देन वार्निंग एंड लेस देन डेंजरस, ये भी एक तरह से कंडीशन है। तो अगर वो ग्रेटर देन वार्निंग होगा और ग्रेटर देन डेंजरस हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे? अगर दोनों कंडीशन मीट हो रही हैं तो फिर क्या करेंगे? एक तरह से ये भी कंट्राडिक्शन है, ठीक है ना। अब इक्वल टू डेंजरस है तो अलार्म ऑफ है, ठीक है ना, क्योंकि हमने कंडीशन क्या रखी थी, अगर आप एल्गोरिथम पर जाएं, ये देखें यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन डेंजरस, लेकिन अगर इक्वल टू है तो फिर तो पता ही नहीं चलेगा, ग्रेटर देन होगा तो पता चलेगा, मतलब एक्सीड कर गया काम तो देन हमें पता चल रहा है, तो ये चीज भी गलत है, ठीक है ना, ये भी कंट्राडिक्शन है। उसके अलावा गैस ग्रेटर देन डेंजरस, तो इसी वजह से ये वाली स्टेटमेंट भी क्या है हमारे पास कंट्राडिक्शन क्रिएट करे। तो कोड जो है जो हमने ऊपर अभी एल्गोरिथम डिस्कस किया वो बेसिकली क्या है, इनकरेक्ट होगा इस केस में, ठीक है ना। गैस लेवल डेंजर डज नॉट कॉज द अलार्म टू बी ऑन, डेंजर को जो है ना अलार्म को ऑन नहीं करना चाहिए, उसे सिंपली क्या करना चाहिए, अलार्म तो ऑन कर रहा है, ठीक है ना। या इस केस में यहाँ पे क्या है, जब इक्वल टू है तो देखें गैस लेवल जब इक्वल टू डेंजर है तो अलार्म ऑन ही नहीं हो रहा, ठीक है ना, क्योंकि ये तो यही कह रहा है ना कि अलार्म ऑन नहीं करना चाहिए जब इक्वल टू डेंजर है, तो ये गलत बात है, ठीक है। उसे अलार्म ऑन करना चाहिए बाकायदा जब इक्वल टू डेंजरस है, ठीक है ना। वार्निंग से एक्सीड कर रहा है या वार्निंग के इक्वल हो गया तब भी अलार्म जनरेट करना चाहिए। अब यहाँ पर तो दो कंडीशन जब मीट होंगी तभी चेक कर वो जनरेट करेगा ना, अगर दोनों में से एक ट्रू है दूसरी फॉल्स है तो देन फिर भी अलार्म जनरेट नहीं करेगा, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। सो की पॉइंट्स अगर हम डिस्कस करें यहाँ पर तो की पॉइंट्स क्या होंगे, सेफ्टी रिलेटेड सिस्टम शुड बी डेवलप टू बी एज सिंपल एज पॉसिबल यूजिंग सेफ डेवलपमेंट टेक्निक। तो अभी हमने फ्लॉज देख लिए, उसमें क्या क्या कितने सारे प्रॉब्लम्स थे, तो हमें क्या जब सिस्टम बना रहे होते हैं सेफ्टी सिस्टम तो हमें इन सब टेक्निक्स को मलूज़ खातिर रखना चाहिए, उनको कंसिडर करना चाहिए, उनको इंश्योर करना चाहिए। उसके अलावा क्या सेफ्टी एश्योरेंस मे डिपेंड ऑन ट्रस्टेड डेवलपमेंट प्रोसेस एंड स्पेसिफिक डेवलपमेंट टेक्निक्स सच एज द यूज ऑफ फॉर्मल मेथड्स एंड सेफ्टी प्रूफ्स। जैसे कि हम फॉर्मल मेथड या सेफ्टी प्रूफ्स में अगर हम इस्तेमाल करते होते हैं, उसी तरह से हमारे जो ट्रस्टेड डेवलपमेंट प्रोसेस हैं उनको भी एश्योर करना चाहिए सेफ्टी के अंदर। सेफ्टी प्रूफ जो है ना वो ईजियर होने चाहिए, कंसिस्टेंट होने चाहिए, करेक्ट होने चाहिए, ताकि वो इस चीज़ को इंश्योर कर सकें कि वो जो सिस्टम हम बनाने जा रहे हैं वो अनसेफ नहीं है। इसके अलावा डायनेमिक वैलिडेशन हमने अभी डिटेल में डिस्कस कर ली, तो यहाँ पर जस्ट उसका जो है ना मैंने एक ओवरव्यू ऐड कर दिया एक स्लाइड के अंदर ताकि आपको जो है ना पता चल जाए। बाकी मैंने आपको प्रीवियस जो हमने अभी थोड़ी देर पहले जो स्लाइड जो हम डिस्कस कर रहे थे टेक्निक्स को, तो मैंने डायनेमिक वैलिडेशन टेक्निक को आपको डिटेल में बता दिया कि तीनों स्टेजेस पर हम क्या क्या कुछ करते होते हैं और किस तरह से इनको परफॉर्म कर सकते हैं। हम इसको एक दफ़ा रीड कर लेते हैं ताकि आपको ये भी क्लियर हो जाए, और इंशाल्लाह इसके बाद जो नेक्स्ट होगा हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम रिलायबिलिटी वैलिडेशन को डिस्कस करेंगे कि रिलायबिलिटी वैलिडेशन क्या होती है, और उस सब के बारे में फिर फर्दर हम इंशाल्लाह वन बाय वन जो जिस तरह से आज देखें इन सबको हम देखेंगे। सो डायनेमिक वैलिडेशन टेक्निक क्या होती हैं, दीज आर टेक्निक दैट आर कंसर्न्ड विद वैलिडेशन दी वैलिडेटिंग द सिस्टम इन एग्जीक्यूशन, कि जब सिस्टम एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो उस वक्त जो है ना हम डायनेमिक वैलिडेशन परफॉर्म करते होते हैं। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया, टेस्टिंग टेक्निक्स जो हम इसमें अप्लाई करते होते हैं वो एनालाइज करती होती हैं कि आउटसाइड ऑफ इट्स ऑपरेशनल, वो अपने जो सिस्टम होता है उसके ऑपरेशनल एनवायरनमेंट से आउटसाइड जो है ना वो एनवायरनमेंट को जो है ना एनालाइज कर रही होती हैं। उसके अलावा रन टाइम चेकिंग कर रही होती हैं कि सिस्टम को अगर रन टाइम पे हम इंप्लीमेंट करते होते हैं तो हमें उसके कैसे रिजल्ट मिलेंगे। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, होप सो आप लोगों के लेक्चर समझ आ रहे होंगे। फिर भी अगर आपकी किसी किस्म की कोई क्यूरीज हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।